एक विश्वविद्यालय के व्याख्यान में प्रोफेसर जूलियन निएंडरथल्स पर चर्चा करते हैं, जो पुरातन मानवों का एक विलुप्त समूह है। आम धारणा के विपरीत कि निएंडरथल्स असभ्य और कम बुद्धिमान थे, जूलियन तर्क देते हैं कि यह गलत फहमी है। उन्होंने समझाया कि डार्विन और जीटन जैसे वैज्ञानिकों के शोध ने यह सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का अनुमान उसके स्वरूप से लगाया जा सकता है, लेकिन जूलियन इससे असहमत हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल्स का डीएनए आज भी मौजूद है। जूलियन यह भी खुलासा करते हैं कि उनके बॉस ने एक जीवित निएंडरथल खोजा था, जिसे विलियम नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में विलियम के डीएनए का उपयोग कर निएंडरथल को पुनर्जीवित करना संभव हो सकता है। यह विचार बारबरा नाम की एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ध्यान आकर्षित करता है, जो पूरा व्याख्यान सुनती है। बाद में बारबरा जूलियन से मिलती है और निएंडरथल क्लोनिंग की संभावना पर चर्चा करती है। यह प्रक्रिया कठिन और जटिल है, लेकिन असंभव नहीं। डिनर पर वे इस परियोजना की बारीकियों और अपने व्यक्तिगत विचारों पर बात करते हैं। चर्चा के दौरान बारबरा पूछती है कि जूलियन निएंडरथल्स में इतनी गहरी रुचि क्यों रखते हैं। इसके जवाब में जूलियन उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और दो पत्थर के औजार दिखाते हैं, एक होमो सेपियंस और दूसरा निएंडरथल्स द्वारा बनाया गया। दोनों में कोई खास अंतर नहीं था, जो यह दर्शाता है कि निएंडरथल्स भी उतने ही सक्षम थे। जूलियन का मानना है कि उनके अध्ययन से मानवता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। उस रात जूलियन और बारबरा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों निएंडरथल क्लोनिंग परियोजना पर काम शुरू कर देते हैं। 2 साल में उन्होंने इस विषय पर 3 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए और साथ रहने लगे। हालांकि उनकी परियोजना नैतिकता और सामाजिक प्रतिक्रिया को लेकर विवादों में घिर गई। कई वैज्ञानिक और दानदाता परियोजना से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, लेकिन बारबरा और जूलियन हार नहीं मानते। बारबरा एक साहसिक निर्णय लेती है। वह निएंडरथल क्लोन भ्रूण को अपनी कोख में रखने का फैसला करती है और दुनिया को यह सोचने देती है कि वह एक सामान्य गर्भावस्था से गुजर रही है। बाद में दोनों लास वेगास में एल्विस के एक प्रतिरूपणकर्ता के जरिए शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद बारबरा अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है। नर्सें बच्चे की असामान्य उपस्थिति देखकर असहज महसूस करती हैं, लेकिन जूलियन और बारबरा इसे अनदेखा करते हैं। जूलियन अपने नवजात बेटे को गोद में लेते हैं और उसके माथे को प्यार से चूमते हैं। उन्हें अपने बच्चे पर गर्व होता है। कुछ समय बाद जूलियन कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए विश्वविद्यालय जाता है, जिसमें उसने और उसकी पत्नी बारबरा ने निएंडरथल क्लोनिंग परियोजना पर जो काम किया था, उसका पूरा विवरण शामिल होता है। यह खबर उच्च अधिकारियों को हिला देती है और विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाता है। अधिकारी चिंतित होते हैं कि इस परियोजना से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि प्रचार के संभावित लाभों को देखते हुए वे अस्थायी रूप से परियोजना का समर्थन करने का फैसला करते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे भविष्य में इसे नियंत्रित कर पाएंगे। जल्द ही जूलियन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जहां वह दुनिया को इस परियोजना के बारे में बताता है। वह समझाता है कि सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का उपयोग करके निएंडरथल क्लोन बनाया गया है। जब एक रिपोर्टर नैतिकता पर सवाल उठाता है, तो जूलियन उसे बच्चे की एक प्यारी सी क्लिप दिखाता है और पूछता है, इतनी मासूम और खूबसूरत चीज को अनैतिक कैसे कहा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जूलियन के बॉस उसे याद दिलाते हैं कि परियोजना के भविष्य पर अंतिम निर्णय बोर्ड के हाथ में है। कई वर्षों बाद वह बच्चा विलियम अब एक युवा किशोर बन चुका है। बारबरा उसे जंगल में ले जाती है, जहां वे एक भावुक विदाई करते हैं। विलियम अपने पिता के घर लौटने से पहले नदी के सुंदर दृश्य का आनंद लेता है। जैसे ही वह बालकनी पर पहुंचता है, 2 पर्यटक नाव से गुजरते हैं। वे विलियम के असामान्य चेहरे को देखकर असहज हो जाते हैं और तेजी से अपनी नाव चलाने लगते हैं। विलियम अंदर लौटता है और एक अलमारी में रखे एक प्राचीन पत्थर के औजार को उठाता है। अचानक एक आवाज से चौंककर वह मुड़ता है। यह उसकी नई ट्यूटर सारा होती है। वह बताती है कि जूलियन काम पर है। सारा की उपस्थिति विलियम को थोड़ा असहज कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वह सहज महसूस करने लगता है। रात के खाने पर जूलियन का एक अजनबी अतिथि शामिल होता है। डिनर के दौरान सारा देखती है कि विलियम काफी ज्यादा खाता है। जूलियन उसे समझाते हैं कि विलियम का चयापचय बाकी लोगों से अलग है और उसे औसत व्यक्ति से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। डिनर के बाद जूलियन विलियम से कहते हैं कि वे उस पर गर्व करते हैं और उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अगले दिन सारा विलियम को उसकी पढ़ाई में मदद करती है। वह खुद भी अपने शोध प्रबंध पर काम कर रही होती है। विलियम गणित में काफी अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी में उसे कठिनाई होती है, खासकर रूपकों को समझने में, जिन्हें वह झूठ के रूप में देखता है।
इस बीच जूलियन विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा को इस परियोजना के शुरुआती दिनों की कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि जब यह सब शुरू हुआ था तो प्रदर्शनकारियों ने हर दिन क्लोनिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसे अनैतिक और ईश्वर के विरुद्ध पाप बताया। लेकिन समय के साथ जब लोगों ने देखा कि विलियम एक सामान्य बच्चे की तरह जूलियन और बारबरा की देखभाल में बड़ा हो रहा है, तो प्रदर्शन बंद हो गए। धीरे धीरे समाचार चैनल भी इस कहानी में रुचि नहीं रख रहे थे। जूलियन और बारबरा ने अपने बेटे विलियम के विकास पर लगातार नजर रखी। सिद्धांतों के विपरीत, जो मानते थे कि होमो सेपियंस ने बेहतर बुद्धि के कारण निएंडरथल्स को पीछे छोड़ दिया, विलियम ने बचपन से ही इन धारणाओं को चुनौती दी। वह अपने साथियों की तुलना में अधिक तेजी से बोलने और समझने लगा और जल्द ही अपनी उम्र के बच्चों के बराबर या उनसे भी अधिक बुद्धिमान साबित हुआ। एक दिन विलियम गंभीर रूप से बीमार हो गया और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी अनोखी प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसे तेजी से ठीक होने में मदद की। इस घटना ने यह साबित किया कि उसकी आनुवंशिक रचना चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जूलियन को अक्सर वह दिन याद आता था जब उन्होंने और बारबरा ने विलियम को एक प्रयोगशाला के अंदर बड़ा होते हुए देखा था। हालांकि बारबरा ने हमेशा यह चाहा कि विलियम एक सामान्य और स्वतंत्र जीवन जिए। इसके विपरीत जूलियन हमेशा उसे एक वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में देखता रहा। जब उसने बारबरा से कहा कि विलियम वास्तव में उनका बेटा नहीं है, तो बारबरा बहुत आहत हुई। इस टिप्पणी के बाद उसने जूलियन को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी बोर्ड से अनुमति लेकर विलियम को अपने साथ ले गई। बारबरा और विलियम एक नए घर में चले गए। विलियम अपने खुद के कमरे को पाकर बेहद खुश था और बारबरा ने क्लिनिक में नौकरी कर ली। हालांकि वह पार्ट टाइम शोध कार्य भी करती रही। जूलियन कभी कभी उनसे मिलने आता था और दोनों ने मिलकर विलियम के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढने का प्रयास किया। उन्हें प्रिंसिपल को यह बताना पड़ा कि विलियम पूरी तरह से इंसान नहीं है। सौभाग्य से स्कूल में विलियम ने जल्दी ही एक दोस्त बना लिया और अपनी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन किया। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद जूलियन ने वादा किया कि वह विलियम के साथ समय बिताएगा। वे बाहर खेलते और विलियम अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद लेता। विलियम अपनी अवकाश का उपयोग व्यायाम करने में करता, जो उसकी असाधारण ताकत को दर्शाता था। एक दिन उसकी ट्यूटर सारा ने उसे द ग्रेट गैट्सबी से एक उद्धरण पढ़ने को कहा और उसकी व्याख्या करने के लिए कहा। यह बहस में बदल गया, क्योंकि विलियम का मानना था कि किसी और को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लेखक का मतलब क्या था, सिवाय लेखक के खुद के। एक फ्लैशबैक में विलियम अपनी बाइक चला रहा था जब कुछ बड़े बच्चों ने उसे गुफाओं का आदमी कहकर चिढ़ाया। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। विलियम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक पुल से टकरा गई। जब बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो उसने दो को जमीन पर धक्का दे दिया, जबकि एक का हाथ चोटिल हो गया। बाद में पुलिस स्टेशन में एक बच्चे की मां ने विलियम को खतरनाक करार दिया और उसे बंद करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने इस मामले को सिर्फ बच्चों की झड़प मानकर सबको जाने दिया। घर पहुंचने पर बारबरा ने विलियम से कहा कि वह ऐसे झगड़ों से बचने की कोशिश करे और यदि कोई उसका मजाक उड़ाए तो बस वहां से चला जाए। विलियम ने एक दिन इंटरनेट पर अपना नाम खोजा और उसके जन्म के बारे में लिखे गए सभी लेखों को पढ़ा। उसने विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र पाया और देखा कि निएंडरथल को अक्सर असभ्य और आदिम माना गया है। यह जानकारी उसे परेशान कर गई, लेकिन उसने इसे अपने तक ही रखा। इस बीच बारबरा ने एक नए व्यक्ति के साथ डेटिंग शुरू कर दी। जूलियन ने अपनी यात्राओं के दौरान रात के खाने के लिए रुकना बंद कर दिया और विलियम पर किए जाने वाले परीक्षणों की जिम्मेदारी अपने सहायक को सौंप दी। यह बदलाव बारबरा को खटकने लगा, क्योंकि वह चाहती थी कि विलियम को सिर्फ एक प्रयोग के बजाय एक बेटा माना जाए। कई साल बाद जब विलियम ने हाई स्कूल जाना शुरू किया तो उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए। हालांकि अपने अंतिम स्कूल वर्ष के दौरान वह अक्सर उनके चुटकुले नहीं समझ पाता था। एक दिन विलियम और उसके दो दोस्तों ने कॉलेज में आवेदन करने और एक यात्रा पर जाने की योजना बनाई। यात्रा के दौरान वे दो हिप्पी से मिले जो आग के चारों ओर बैठकर मशरूम बांट रहे थे। जब हिप्पियों को पता चला कि विलियम कौन है तो उन्होंने उसे कूल और खूबसूरत कहा। महिला ने उससे पूछा कि क्या वह कभी अपने समय में वापस जाना चाहेगा, और विलियम ने झिझकते हुए हाँ कहा। इस दौरान विलियम अपने स्कूल के नाटक में जूडी नाम की लड़की की मदद करने लगा जो उसकी क्रश थी। नाटक की रात उसने एक अभिनेता के तौर पर भाग लेने का फैसला किया और जूडी के प्रेमी की भूमिका निभाई। मंच पर कहानी के हिस्से के रूप में उन्होंने अपना पहला चुंबन दिया, लेकिन जब नाटक के बाद उसने पर्दे के पीछे जूडी को दोबारा चूमने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। नाटक सफल रहा, लेकिन विलियम का दिल टूट गया, क्योंकि जूडी के लिए यह सिर्फ अभिनय था। कुछ समय बाद विलियम के शिक्षक ने बारबरा और जूलियन को बुलाया।
उसने समझाया कि विलियम बेहद होशियार था, लेकिन उसकी सोच का तरीका मानकीकृत परीक्षणों के अनुरूप नहीं था। विलियम को कॉलेज के लिए अपनी आवेदनों में सुधार करने के लिए व्यापक ट्यूशन की जरूरत थी। जूलियन को तब झटका लगा जब उसे पता चला कि बारबरा ने विलियम द्वारा पहले भेजे गए आवेदनों को वापस ले लिया था। बारबरा ने बताया कि विलियम ने स्नातक होने के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर में अंशकालिक नौकरी कर ली थी। जूलियन चाहता था कि विलियम इससे अधिक हासिल करे और इस मुद्दे पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शिक्षक को बीच में आकर याद दिलाना पड़ा कि यह निर्णय विलियम का होना चाहिए। इस बीच विलियम ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा, जो जल्द ही कॉलेज के लिए जाने वाले थे। उस रात उसके माता पिता ने उसे स्थिति समझाने के लिए बातचीत की। जूलियन ने उसे अपने साथ रहने और ट्यूशन लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसमें फिर से प्रयोगों का हिस्सा बनने की शर्त थी। बारबरा इसके खिलाफ थी, क्योंकि वह चाहती थी कि विलियम एक सामान्य जीवन जिए। हालांकि विलियम वर्तमान में अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था, जूलियन विलियम की नवीनतम अभ्यास परीक्षा के नतीजे देखकर क्रोधित हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि परिणाम बेहतर होंगे। नाराज होकर वह सारा पर विलियम की धीमी प्रगति के लिए दोष मढ़ता है। सारा बचाव में कहती है कि विलियम ने काफी प्रगति की है। इससे पहले कि कोई और कुछ कह सके, विलियम खुद को दोषी मानता हुआ कहता है कि वह पूरी कोशिश कर रहा है। जूलियन नाराजगी में टेस्ट पेपर उसके चेहरे पर फेंकता है और घर से बाहर चला जाता है। इस पर विलियम रोने लगता है। सारा उसे दिलासा देती है और कसम खाती है कि उसके अंक वास्तव में अच्छे हैं। तनाव कम करने के लिए वह विलियम को जंगल में सैर पर ले जाती है। चलते चलते सारा उसे अपने बचपन की बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता उसके साथ सख्ती से पेश आते थे। वह लंबे समय तक उनसे नाराज रही, क्योंकि वे बिना पूछे उसके भविष्य का फैसला कर लेते थे। हालांकि अब वह उनकी दी गई अच्छी शिक्षा के लिए उनका आभार मानती है। विलियम अपने दिल की बात साझा करता है कि उसे गाना पसंद है। वह अपने स्कूल के नाटक का एक गाना गाकर सारा को सुनाता है। इस पल में दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। धीरे धीरे उनकी भावनाएं गहराई पकड़ने लगती हैं। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो जूलियन उन्हें समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। वह इस बात से नाराज है कि विलियम ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी। दूसरी ओर विलियम उदास होकर सोचता है कि क्या वह कभी अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। कुछ समय बाद सारा विलियम को स्कूल ले जाती है ताकि वह फिर से अपनी परीक्षा दे सके। लेकिन जब वह परीक्षा शुरू करता है तो उसकी सभी पेंसिलें टूट जाती हैं। इसे वह एक संकेत मानता है और परीक्षा अधूरी छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। परीक्षा कक्ष से निकलने के बाद वह एक दुकान पर जाता है जहां दो लड़कियां उसे देखकर हंसती हैं। हालांकि दुकानदार उन्हें डांटकर चुप कर देता है। थोड़ी देर बाद विलियम विश्वविद्यालय जाता है जहां वह गॉडविन से मिलने का फैसला करता है। गॉडविन वही महिला थीं जिन्होंने निएंडरथल के अवशेष खोजे थे। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाती है और विलियम को वह निएंडरथल शरीर दिखाती है जिसे एक विशेष कक्ष में संरक्षित किया गया था। विलियम उस शरीर को ध्यान से देखता है और सोचता है कि शायद वह आदमी मुस्कुरा रहा था। गॉडविन उसे बताती हैं कि वे नहीं जानते कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि शरीर पर कोई घाव या बीमारी के लक्षण नहीं थे। इसके बजाय उनका मानना है कि होमो सेपियंस की कहानियां गढ़ने और उन पर विश्वास करने की क्षमता ने उन्हें निएंडरथल्स पर बढ़त दी। गॉडविन बताती हैं कि यह कहानियां धर्म, राजनीति और पारिवारिक किस्सों से लेकर हर चीज तक लोगों को समूह में संगठित करती थीं। ये बड़े समूह निएंडरथल्स को कम अनुकूल आवासों में धकेलने में सक्षम हुए, जिससे उनका पतन हुआ। विलियम कहानियों के महत्व को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि झूठ पर विश्वास करना कैसे होमो सेपियंस को श्रेष्ठ बनाता है। वह गुस्से में कहता है कि न वह इंसानों का है और न ही उस आदमी का जो कक्ष में पड़ा है। गॉडविन उसे समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में उसके लिए भी एक जगह है, लेकिन विलियम उनकी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। इस बीच सारा विलियम को खोजने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वह बारबरा को फोन करती है और मदद के लिए बुलाती है। बारबरा तुरंत सहमत हो जाती है। इसी दौरान विलियम जूलियन के चल रहे व्याख्यान में घुस जाता है और उसे बीच में ही बाधित करता है। जब जूलियन अपने बेटे को अपने काम का हिस्सा कहकर संदर्भित करता है, विलियम क्रोधित होकर उसे एक असफल प्रयोग करार देता है। जूलियन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि असफल प्रयोग नहीं, बल्कि असफल विलियम है। यह सुनकर विलियम और अधिक आहत हो जाता है और वह हॉल से बाहर भागने लगता है। जूलियन उसके पीछे दौड़ता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही उसे दोष भी देता है कि उसने उसे कक्षा के सामने शर्मिंदा किया। विलियम पलटकर जवाब देता है कि उसने जूलियन को शर्मिंदा नहीं किया।
बल्कि जूलियन ने खुद अपनी गलतियों से यह स्थिति बनाई है। और याद रखो, विलियम गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरे पिता नहीं हो। यह सुनकर जूलियन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक बार फिर विलियम को थप्पड़ मार देता है। विलियम वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी में जूलियन का पत्थर का औजार गिर जाता है। दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं, लेकिन अचानक विलियम के अंदर एक आदिम प्रवृत्ति जाग उठती है। वह जूलियन को मुक्का मारता है, जिससे जूलियन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद विलियम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपराध बोध से भर जाता है, लेकिन तब तक आसपास मौजूद छात्र उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वे विलियम को बर्बर कहकर पुकारते हैं और तस्वीरें खींचने लगते हैं। घबराकर विलियम वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद बारबरा घटनास्थल पर पहुंचती है और जूलियन को बेहोश पाती है। वह तुरंत सारा को फोन करती है और बताती है कि पुलिस विलियम की तलाश में है। बारबरा जूलियन को अस्पताल ले जाने का निर्णय लेती है, जिससे सारा को अकेले ही विलियम को ढूंढना पड़ता है। इस बीच विलियम विश्वविद्यालय के एक अन्य भवन में छिपा होता है। दुर्भाग्यवश एक छात्र उसे देख लेता है और पुलिस को बुला देता है। जब विलियम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। उनकी बंदूकें तनी हुई हैं। सारा भी वहां पहुंचती है और विलियम का नाम पुकारती है, लेकिन एक अधिकारी उसे रोक देता है। पुल पर हुई पुरानी घटना को याद करते हुए विलियम हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस उसे रोकने के लिए गोली चला देती है। कुछ ही सेकंड में विलियम जमीन पर गिर जाता है और दम तोड़ देता है। महीनों बाद सारा उस स्थान पर जाती है जहां गॉडविन ने नेंडरथल के अवशेष पाए थे। उसके साथ एक छोटा बच्चा है, जो यह संकेत करता है कि वह विलियम का बच्चा है, जीवन के उस चक्र को दर्शाते हुए जो एक दुखद अंत के बाद भी नई शुरुआत लेकर आता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।